Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English. And in this video, we are going to critically analyze the short story Sixth Finger by Urmila Pawar. It was originally written in Sahab and it was in Marathi by Urmila Pawar. And it was translated by Veena Dev. उर्मिला पवार की अगर बात करते हैं तो वो दलित राइटर है एंड देन शी इज़ अ वर्किंग वुमन. शी इज़ फेमसली नोन फॉर हर राइटिंग्स for the cause of Dalit people. She was also an activist and fought for the cause of Dalit or the oppressed or the underdogs. And her writings are primarily known for their representation. The representation of the Dalit and particularly the representation of women in oppression, women in subjugation. उन्होंने अपनी writings में जो women को portray किया हुआ है वो एक modern, free spirited, employed, educated woman है. Nevertheless, she has to undergo the subjugation, the oppression by the male or the patriarchal society. Modern और employed होने के बावजूद भी वो जो domestication and the vagaries of domestication और the hardships of that culture, working culture, वो उनको फेस करने पड़ता है. तो इन सारे इश्यूज़ को उनकी स्टोरीज़ में आप मेनली देख सकते हो. और इनकी स्टोरीज़ में जस्ट लाइक ये साहब बोट, चौथी बिंट, Mother Wit was the collection in which this story was published. Udaan, we also made history. This was the co-edited work by Urmila Pawar. So many more writings are also there in which she has always voiced against the oppression against the women, particularly working women. जो उनको domestication, forced domestication और जो work place पर बहुत ज़्यादा जो subjugation वो जो फेस करना पड़ता है दैट शी हैज़ ऑलवेज डेल्ट विद इन हर राइटिंग्स. टाइटल की अगर बात करते हैं स्टोरी की, सो सिक्स्थ फिंगर, द टाइटल सीम्स टू बी क्वाइट अनयूजुअल, लेकिन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस और जस्टिफिकेशन है इस स्टोरी में, जो कि एक वर्चुअल रिजोल्यूशन स्टोरी का इसी से ही आता है. तो अब सिक्स्थ फिंगर ह्यूमन एनाटॉमी की अगर बात करते हो तो सिक्स्थ फिंगर कोई बहुत अनयूजुअल बात नहीं है. मैनी सेलिब्रिटीज़ लाइक ऋतिक रोशन, ही ऑल्सो है सिक्स्थ फिंगर. आपने देखा होगा, इस पिक्चर में आप देख लीजिए. नॉर्मली आपने लोगों को देखा होगा चाहे पैर की उंगली एक एक्स्ट्रा है या फिर हाथ में एक उंगली एक्स्ट्रा है. सो दैट इज़ नॉट सम काइंड ऑफ जेनेटिक फॉल्ट और एनाटॉमिकल फॉल्ट. हालांकि इस स्टोरी में वो एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं है, उसका सिम्बॉलिक मीनिंग है. तो वो क्या है? फैलिक सिंबल है, प्रूफ ऑफ फिडिलिटी एंड लव, रियल आइडेंटिटी. This is not merely about sixth finger. Sixth finger is the proof of the fidelity of love. Sixth finger is the proof of the love of that woman for her husband. Sixth finger is a phallic symbol. जो real clash है husband और wife के बीच में और जो suspicion is one of the main themes of this story. वो जो suspicion love को लेकर के, fidelity को लेकर के, वो ultimately उस sixth finger proves a very vital role in removing that suspicion, जो कि आपको स्टोरी में पता चलेगा. As regards the theme of the story, so सबसे पहली बात तो क्या है कि वो marital suspicion, ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है. और ये कब? जब आप ये देखते हो कि women they work outside and then they are employed, they are modern, they are candid, they are frank in nature. तो वो एक डोमेस्टिक जो सस्पिशन है वो नॉर्मली लोगों में आपने अराइज होते हुए देखा होगा. द हस्बैंड प्राइमरली फील सस्पिशियस ऑफ हर एक्टिविटीज़ एंड इफ़ शी टेल्स सम स्टोरीज अबाउट हर ऑफिस और हर वर्क प्लेस, और वो स्टोरीज़ में आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि शी हैज़ बीन रादर फ्रैंक और शी इज़ रादर पॉपुलर और शी इज़ बेनिफिटेड, शी गेट्स मोर रिवॉर्ड्स, तो वो कहीं ना कहीं एक हस्बैंड की माइंड में अनयूजुअली थोड़ा सा सस्पिशन क्रिएट हो जाता है कि मतलब वाई शी इज़ गिवन दीज काइंड ऑफ फेवर्स एंड वाई शी इज़ अर्निंग एंड वाई शी हर एट्रीब्यूट्स आर सो फ्रैंक. इस तरह की चीज़ें आपकी हो जाती हैं. अब अगर बंदा कोई वर्क प्लेस पे होगा, सो ही और शी हैज़ कोलीग्स, फ्रेंड्स, एक फ्रेंड सर्किल, एक सोसाइटी, एक पैरेलल सोसाइटी डेवलप हो जाती है. विद दोज पीपल यू फील कंफर्टेबल. वो कोलीग्स होते हैं, उनमें से कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो वो उनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, फ्रैंक फील करते हो. इफ़ द हस्बैंड कम्स टू नो अबाउट दिस फ्रैंकनेस, सो देयर अराइजेज अ सस्पिशन. इस स्टोरी में वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल
आता है उस चीज़ का। डोमेस्टिकेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट जो हम बात कर रहे हैं कि मैन, दिस सोसाइटी हैज़ बीन ऑलवेज अ मेल सेंट्रिक सोसाइटी और पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पर वीमेन को यही समझा जाता है, मतलब ट्रेडिशनली नॉर्मेटिव अगर लाइन को देखते हो तो वीमेन दे आर मेंट फॉर द वर्क विद इन द हाउस एंड मैन आर मेंट फॉर द वर्क आउटसाइड द हाउस। लेकिन अब जब मॉडर्न सिचुएशन में व्हेन वीमेन गो आउटसाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड देन दे आर एम्प्लॉयड, दे डू बेटर, इनफैक्ट दे आर डूइंग बेटर, तो उनका वो बेहतर करना वो एक दैट्स अ वर्चुअल चैलेंज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द पेट्रियार्कल नोशंस, क्योंकि दे रेज क्वेश्चंस, दे ऑल्सो रेज सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट देयर ओन राइट्स, अबाउट देयर ओन एग्जिस्टेंस। दिस इज नॉट मेयरली सब्जुगेशन, दे आर, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है उनका जो फाइनेंशियल फ्रीडम का। Since they are not financially dependent on the husband or the male head of the family, so they feel independent in many other ways also, whether it is about decision making or decision in some family matters, decision in the lives of the children. So she feels very equal in all things. यही एक बात है जो कि एक पेट्रियार्कल नोशन पर एक चैलेंज क्रिएट कर देती है। सो वो उसकी फ्रीडम उसके लिए एक कर्स, उसकी फ्रीडम उसके लिए एक चैलेंज बन करके सामने आ जाती है। ये भी आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा कि कैसे उसका एम्प्लॉयड होना और कैसे उसका फ्रैंक होना और वर्क प्लेस पर किस तरीके से उसके जो इंडिविजुअल रिलेशंस हैं वो, और जो मेल पेट्रियार्क है उसको एक अंदर से सस्पिशियस फील होना उसके लिए, ये भी आपको स्टोरी में मिलेगा। मोर ओवर लिंग्विस्टिक बाउंड्री फॉर द वीमेन, जो स्टोरी जब स्टार्ट होगी सो वी हैपन टू हियर सम इंस्टेंस। ये इंस्टेंस आपको नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा। शी टेल्स दैट वन सच इंसिडेंट व्हेन शी वाज गोइंग somewhere by train and there were two women who were talking. They were talking in some obscene language, means they were telling some incident and then they were using those unconventional terms about the honeymoon. This was a shocking kind of thing for other listeners to hear. और ये भी उसमें मतलब बताया जा रहा है कि if man happen to hear those words that were spoken by women, so they will feel they will lower their head in shame. अब इसका मतलब क्या है कि वीमेन आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर टॉकिंग इन सच अ वे इन पब्लिक, दे हैव बीन ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड। सो वो लिंग्विस्टिक बाउंड्री भी उनके लिए एक प्रिस्क्राइब पहले से ही हमेशा से ही की गई है कि यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर टॉकिंग रॉट इन पब्लिक विच यू फील लाइक टॉकिंग। सो you should not, you ought not to speak those obscene words or abusing language. So वो सिर्फ क्या है, it is as if जो वो it is meant for man only, कि only man can abuse and only man can talk rot and only man can talk some obscene instances, or they can gossip, or they can talk to their friends in that particular language. Candidness as limitation, candidness as a curse, candidness as a challenge to the existence of a woman. If the woman is a working and employed and then she happens to be beautiful and candid, so वो एक अलग से चैलेंज होता है उसके लिए वर्क प्लेस पर, उसके लिए डोमेस्टिकेशन मतलब घर पर। तो वो सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं आपकी रिलेशनशिप आपके फैमिली में कैसी होगी। समवेयर और अदर, if some incident happens between a wife and a husband, so these slight things they surface, ये छोटी छोटी बातें भी सरफेस कर जाती हैं। वो फ्रैंक होना, वो उसका सक्सेसफुल होना, वो उसका मॉडर्न एटीट्यूड रखना, एट्रीब्यूट्स शो करना, पर्टिकुलर काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जेलस अराइज करती हैं हस्बैंड के अंदर या फिर उस मेल हेड के अंदर, बिकॉज दे पोज अ चैलेंज, अ थ्रेट टू द सॉवरेनिटी ऑफ द मेल। ये उस सब पर एक क्वेश्चन मार्क होता है कि वी नो लॉन्गर कैन बी सबजुगेटेड बाय योर सॉवरेनिटी, बिकॉज वी आर एम्प्लॉयड, वी आर फ्री, वी आर इंडिपेंडेंट, तो वाई शुड वी लिसन टू एनी ऑफ योर थिंग्स। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा चैलेंजेस आ जाते हैं उस वुमेन के लिए। विमेन बियॉन्ड डोमेस्टिक वॉल्स,
ये तो एक यहाँ पे बात की है, मतलब इन ऑल हर स्टोरीज और इन ऑल हर राइटिंग्स, जो भी राइटिंग्स हैं उर्मिला पवार की, उसमें आपको जो कैरेक्टर्स दिखेंगी वो दे आर ऑलवेज बियॉन्ड डोमेस्टिक वॉल्स. She has presented all her women beyond domestic walls as a working woman, as a modern, as a earning woman, as a free-spirited woman, as a woman of modern ideas and ideology, जो कि कहीं ना कहीं उसके एग्जिस्टेंस पर एक थ्रेट होती है. ये भी आप उनके राइटिंग्स में आपको ईजिली दिख जाएगा. सबसे पहले स्टोरी में कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो स्टोरी इज नरेटेड इन फर्स्ट पर्सन नरेशन बाय रिलायबल नरेटर. रिलायबल नरेटर कौन होता है? जो कि उसी स्टोरी का कैरेक्टर होता है, मतलब ही इज़ और शी इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, वन हु इज़ नॉट सिंपली पैसिव कैरेक्टर हु अंडरटेक्स और हु परफॉर्म्स हिज रोल और हर रोल इन द हैपनिंग्स इन द प्लॉट ऑफ द स्टोरी. वो जो थीमेटिक कंसर्न है या स्टोरी लाइन है उसमें उसका इंपॉर्टेंट रोल भी होता है. सो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात होती है तो वो रिलायबल होती है, मतलब इट इज़ ऑथेंटिक, जो कि आपके अनरिलायबल नरेटर की तरह नहीं होता. अनरिलायबल नरेटर कौन होता है? जो कि एक सिर्फ नरेटर हु रिमेन्स आउटसाइड द स्टोरी, हु सिंपली टेल्स द स्टोरी बट ही डज नॉट टेक पार्ट और शी डज नॉट टेक पार्ट इन द हैपनिंग्स ऑफ द स्टोरी. स्टोरी में किसी तरह से उसका रोल नहीं होता, तो वो स्टोरी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है. A point of view can be biased or prejudiced, so that is unreliable narrator. लेकिन reliable narrator कौन है? जो कि उसी स्टोरी का एक हिस्सा है, उस स्टोरी में एक रोल प्ले करता है. So all the things happen before that character and whatever she or he tells can be reliable. तो वो reliable first person narrator कौन है? वो है वीजू कोठारी. वीजू कोठारी जो कि सेंट्रल कैरेक्टर तो नहीं कह सकते, उसको नरेटर कह सकते हैं. और कैरेक्टर्स की बात जहाँ पे करोगे तो देयर आर नॉट मैनी कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. 3 कैरेक्टर्स और एक छोटा सा बच्चा, जस्ट वन चाइल्ड, वो कैरेक्टर्स के नाम पर हैं. तो बीजू कोठारी जो कि जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो शी इज़ प्रेजेंटेड एज मैरिड वुमन, शी इज़ अ वर्किंग वुमन एंड उसी वर्क प्लेस पर उसकी दोस्त है स्नेहा दानी. स्नेहा दानी एंड उमेश दानी. उमेश दानी इज़ स्नेहाज हस्बैंड. तो ये स्नेहा इज़ हर फ्रेंड. स्नेहा की अगर बात करते हैं तो वो भी वीजू कोठारी की तरह एक फ्री स्पिरिटेड वुमन है और वन हु लिव्स द लाइफ, वन हु एंजॉयज द लाइफ, वन हु इज़ नॉट डोमेस्टिकेटेड एंड वन हु हैज़ ऑलवेज सॉट हर करियर आउटसाइड द फैमिली बाउंड्री और डोमेस्टिक बाउंड्री रादर. और एक मॉडर्न ख्यालात की वो एक लेडी है और फाइनेंशियली फ्री तो है ही, अनइनहिबिटेड भी है. अनइनहिबिटेड मतलब वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू से शी सेज. शी डज नॉट फील शाई इन सेइंग एनीथिंग. अगर कुछ ऐसी लैंग्वेज जो कि मतलब नॉर्मली आपको ऑप्शन लगती है या फिर वो वर्ड्स जो कि आप you don't feel like listening to those words in public, she feels like speaking. She does not feel shy uttering those words even though they are in public. तो वो उस तरह की एक महिला है. उसकी दोस्त ये उसका हस्बैंड जो है वो भी मतलब उसी तरह का, दे लव ईच अदर, दे आर हैप्पी कपल एंड दे हैव बीन लिविंग द लाइफ क्वाइट हैप्पीली until there emerges a seed of suspicion. Just like अथेलो में आपने देखा है कि अथेलो suffered from the suspicion और उसी सस्पिशन से फिर पूरी ट्रैजिक एंड हुआ इस स्टोरी का. तो ये कोई नई बात ऐसी है नहीं. वहाँ पर तो खैर डेस्टिमोना वॉज नॉट फ्री स्पिरिटेड एंड मॉडर्न काइंड ऑफ और अर्निंग अ वुमन हु अर्न मनी एंड वुमन हु वॉज फाइनेंशियली फ्री, उस तरह से था भी नहीं. इस स्टोरी में जो स्नेहा है वो मतलब बिल्कुल फ्री, एक फ्री बर्ड जिसको आप कहना चाहिए. तो स्टार्टिंग में उनकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही होती है. उनका म्यूचुअल फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है नयन रेगे. नयन रेगे अब इनका कॉमन फ्रेंड है तो वो नयन ये उमेश दानी से भी और स्नेहा दानी से भी उसी तरह की एक कॉमन इनकी बात होगी. फैमिली फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है. ऑल द थ्री इंजॉय वन अनदर्स कंपनी. कई बार स्नेहा अपने और नयन की बातें उमेश को बताती है, कई बार उमेश अपनी और नयन की बातें स्नेहा को बताता है. तो दिस इज़ हाउ दे लीड देयर लाइफ क्वाइट हैप्पीली. जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो उससे पहले की अगर बात करते हैं तो ज़्यादा कुछ वीजू कोठारी के बारे में इस स्टोरी में नहीं बताया. मतलब शी इज़ मैरिड एंड देन शी ऑल्सो लिव्ड अ नॉर्मल लाइफ और शी वर्कड विद स्नेहा दानी
और उससे 1 साल पहले ये फिर इनका वर्क प्लेस चेंज हुआ, ट्रांसफ़र वगैरह हुआ तो वो चेंज हो गई। अब जो प्रेजेंटली जब मिलती है तो फिर थोड़ी सी कहानी डिफरेंट होती है। थोड़े से बैकग्राउंड में कहानी पहले चलती है और फिर प्रेजेंट में बाद में आती है। स्टोरी की स्टार्ट होती है एक रेलवे कैरिज में, जहाँ पर 2 लेडीज़ दे वर टॉकिंग अबाउट देयर कॉमन फ्रेंड और अबाउट देयर फ्रेंड, इनफैक्ट फ्रेंड और उसकी शादी के बारे में। एंड देन दे स्टार्टेड टेलिंग समथिंग अबाउट हिज हनीमून। बीच में कुछ ऐसी बातें, मतलब दे स्टार्टेड टॉकिंग विच वर नॉट सपोज टू बी स्पोकन इन पब्लिक। एक उसमें लेडी कहती है कि भाई आई कैन नॉट टेल यू व्हाट ही टोल्ड मी और शी टोल्ड मी अबाउट देयर हनीमून, इफ आई टेल यू यू विल मीन्स become very shy, or if all the other people they happen to listen to us they will also feel shy, मतलब शर्म के मारे जैसे झुक ज़्यादा सर झुक जाना उस तरह से हो जाएगा। तो आई कैन टेल यू व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स ही और शी स्पोक। यहाँ से एक वो थीमेटिक कंसर्न उस पर एक स्ट्राइक है जो कि लिंग्विस्टिक बाउंड्री, मतलब वीमेन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आर कंसिडर्ड टू बी सॉफ्ट स्पोकन, आर एक्सपेक्टेड टू बी डिसेंट इन देयर language. Their language should be proper. It should use only the proper acceptable words. Men on the other hand can talk in any way. They can abuse, they can talk, they can utter any words. So it is okay. But when a woman happens to say something like this, so she is judged. उसके पूरे कैरेक्टर को जज कर दिया जाता है। तो वो जो लैंग्वेज, वो कॉन्वर्सेशन, उसका डायरेक्ट लिंक है स्नेहा दानी के कैरेक्टर से, स्नेहा दानी के जो फ्री स्पिरिटेड होने से। सो इस इंसिडेंट का डायरेक्ट स्टोरी से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थीम को ये जो वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स जो है डोमेस्टिक बाउंड्री और लिंग्विस्टिक बाउंड्री, उसको एक्सपोज करती है। यहाँ से स्टोरी तुरंत फिर किसकी तरफ डायरेक्ट होती है? ऐसा कोई कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी हु ऑल्सो टॉक लाइक दिस। तो फिर स्टोरी स्टार्ट होती है स्नेहा की। स्नेहा दानी, उसका हस्बैंड उमेश दानी और उनका जो कॉमन फ्रेंड नयन। अक्सर बहुत ज़्यादा एक फ्रैंक रिलेशनशिप था तीनों का, और दे हैव बीन एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। तो कई साल हो गए इनकी शादी को, और बीच बीच में टॉन्ट और मजाक, हंसी मजाक भी चलती रहती है कि यार कई बार हस्बैंड को, मतलब उमेश फील करता है कि यार यू पीपल शुड हैव बीन द मैरिड कपल। कई बार नयन कुछ और कहता है, तो वो इस तरह की हंसी मजाक चलती रहती है। उसी में ही एक बार अपनी ये स्नेहा अपनी एक इंसिडेंट, अपनी एक मजाक बताती है वीजू कोठारी को कि कैसे उसका हस्बैंड एक बार कह रहा था कि यार यू शुड हैव अ चाइल्ड विद नयन सिंस योर रिलेशनशिप इज सो इमैक्युलेट और फ्रैंक, सो समटाइम्स आई फील दैट यू शुड गेट अ चाइल्ड फ्रॉम उमेश। अब वीजू कोठारी वॉज शॉक्ड टू हियर दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि यार ये कैसी बात कर रही है, मतलब योर हस्बैंड डज नॉट ट्रस्ट यू, और योर हस्बैंड जजेस यू, योर हस्बैंड डज नॉट बिलीव इन योर कैरेक्टर। अरे क्या ऐसी बात नहीं है, माई हस्बैंड इज़ अ फनी कैरेक्टर एंड देन ही ऑलवेज टॉक्स लाइक दिस। जब वो उस तरह के मूड में होता है तो कुछ भी कह देता है। मतलब स्नेहा वॉज सो इनोसेंट दैट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड और शी डिड नॉट इवेलुएट और जज दीज वर्ड्स। Since it was a matter of love, so there was nothing sort of these things like suspicion or having a suspicion is the spouse. तो सस्पिशन का तो कोई बात ही नहीं थी। जब आपके ट्रस्ट हैं और आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है तो उसमें ट्रस्ट की कोई बात है ही नहीं। ये एक सिंपली बात थी। अब इसमें कुछ ऐसा था नहीं, बात गई। उसके बाद में फिर ऐसे ही चलता रहा, इस तरह की जो इंसिडेंट्स छोटी छोटी होती रही, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थी कि दे वुड हैव सर्टेन implication in the relationship of these two. Ultimately, स्नेहा दानी became pregnant. जब प्रेजेंट में स्टोरी ये वीजू कोठारी बताती है तो वो क्या है कि when after the gap of year or two, 1-2 साल के गैप के बाद में जब ये प्रेजेंट में मिली तो फिर स्नेहा का कैरेक्टर उसको बिल्कुल ही डिफरेंट मिला। जिस तरह से पहले वो हंसी मजाक करती थी और बिंदास होकर के बात करती थी, और शी ऑलवेज हैड अ फ्री स्पिरिटेड नेचर, शी enjoyed talking rot, she enjoyed talking in abusive language sometimes, और जो फ्रैंकनेस थी, वो जो कैंडिड अप्रोच था उसका लाइफ को लेकर के, और जो एक ऑप्टिमिज्म थी लाइफ को लेकर के, और पर्टिकुलरली अपने रिलेशनशिप को लेकर के अपने हस्बैंड के लिए, हस्बैंड से और अपने फ्रेंड उनसे,
तो वो जो फ्री स्पिरिटेडनेस या फिर वो जो हैप्पीनेस लाइफ की या वो जो ऑप्टिमिज्म लाइफ की, वो मिसिंग थी इस बार। शी वॉज रादर टेंस्ड। उसने पूछा कि भाई ये दिस इज़ नॉट स्नेहा दैट आई नो, ये तो वो स्नेहा नहीं है। अरे कि मैं क्या बताऊँ, मतलब सिंस आई बिकम प्रेग्नेंट सो माई हस्बैंड हैज़ सम ट्रस्ट इश्यूज़। उसको शायद कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ से उसको ऐसा लगा है कि दिस चाइल्ड इज़ नॉट हिज, दिस चाइल्ड इज़ ऑफ नयन। आई डोंट नो हाउ ही हैज़ concluded this thing that I cheated on him and I had an illicit relationship with Nayan and the child is the product of that illicit relationship. अब मैं कैसे उसको समझाऊं, मतलब how can I prove my fidelity in love to उमेश? अब इसको कैसे बताऊं? Scientifically this could be proven. अब साइंटिफिकल टेस्ट तो हो जाएगा, टेस्ट के थ्रू हो जाएगा, डीएनए टेस्ट हो जाएगा, लेकिन डीएनए टेस्ट कब होगा? आफ्टर द चाइल्ड इज बोर्न। तब तक तो मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिल्कुल नरक बन चुकी है। मतलब ही डज नॉट लाइक मी, ही डज नॉट टॉक टू मी एट होम, द एटमोसफियर इज़ वेरी सीरियस एंड द एटमोसफियर इज़ सफोकेटिंग। सीरियस ही नहीं, बड़ा सफोकेटिंग एटमोसफियर है। घर पे जब जाते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे चुभने जैसे लगती है वो जो साइलेंस है। और उमेश का जो बर्ताव है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन देने वाला है। Sometimes he does not say anything but his silence is suffocating. बहुत ज़्यादा एकदम घुटने वाली स्थिति है कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे उसको विश्वास दिलाऊं कि all he thinks is simply rubbish, कुछ नहीं है, बकवास है, उसको ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है। The child is the product of the union between me and my husband, nothing else. I talk to Nayan, he also talks to Nayan. He is my friend, he is his friend also. जब कॉमन फ्रेंड है, अगर कॉमन फ्रेंड नहीं होता तब भी एक सस्पिशन का एक ज़्यादा ग्राउंड बन सकता था, लेकिन वो अपने दोस्त को भी तो जानता है। ही सस्पेक्टिंग मी सो ही सस्पेक्टिंग हिज फ्रेंडशिप ऑल्सो। उमेश एट द सेम टाइम इज सस्पेक्टिंग बोथ हिज फ्रेंडशिप एंड हिज लव। लव और फ्रेंडशिप दोनों में ही उसका सस्पिशन है। सो इस तरह के लोग तो फिर किसी तरह के नहीं होते, फिर क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों का। एनीवे, क्या करूँ मैं। खैर, यही इसी तरह की अपनी दुख भरी कहानी उसको बताती है और वो अब मतलब शी ट्राइज टू कंसोल कि भाई प्लीज़ बी पेशेंट फॉर सम टाइम्स, एवरीथिंग विल बी ओके, लेटर और सूनर ही विल रियलाइज दैट ही वॉज मिस्टेकन एंड आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न सो यू कैन ऑलवेज हैव अ टेस्ट, डीएनए टेस्ट इफ़ एट ऑल देर इज़ अ नीड। तो ये तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब तक बच्चा पैदा नहीं हो रहा तब तक आप इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हो। एनीवे, टेंशन तुम्हारे लिए, मतलब बीइंग अ प्रेग्नेंट वुमन यू ऑट नॉट टू रिमेन टेंस्ड। बहुत ज़्यादा टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट विल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द बेबी ऑल्सो एंड देन इट विल सीवियरली एडवर्सली अफेक्ट योर हेल्थ ऑल्सो। यू प्लीज़ ट्राई टू रिमेन नॉर्मल एंड हैप्पी एज यू हैव ऑलवेज बीन। I know you are a cheerful woman and then you are a spirited, free-spirited, jovial or life-enjoying woman. So this tension does not suit you. Anyway, वो बात चलती रही, बात ख़त्म हुई। After the baby is born, एक हॉस्पिटल से फिर खबर आती है, एक सैड न्यूज़ आती है कि जो स्नेहा दानी जो है वो she is passed away. After giving the birth to the baby, she passed away. अब इसको मतलब दिस वॉज अ शॉक। जब बाद में उससे उसके हस्बैंड से बात की कि भाई व्हेन आई मेट हर सो शी वॉज रादर अनहैप्पी, sorrowful, tensed, suffocated. So are you satisfied that the child is yours? Because if she dies with this burden that it was not your child, तो उसको तो बेचारे मरने के बाद में शांति नहीं मिलेगी। तो अब अभी भी आपके मन में वो सस्पिशन है उस लेडी के लव को लेकर के, फिडिलिटी को लेकर के। ओके, अब तो नहीं है। एक्चुअली व्हेन द बेबी वाज बोर्न एंड वी गॉट टू नो दैट द बेबी ऑल्सो हैड सिक्स्थ फिंगर, मीन्स उमेश हैड सिक्स्थ फिंगर। उमेश की भी 6 उंगली थी, बेबी की भी 6 उंगली है। तो वो एक जेनेटिक, उसको कैसे इंटरप्रेट किया गया है कि ये एक जेनेटिक है। Baby boy is born and then the boy also had the 6th finger. Now he is satisfied कि उसकी वाइफ जो थी वो मतलब she was not telling lie, she was not infidel, she was true in her emotions towards me. लेकिन
जब पता चला, जब सब कुछ हुआ तो इट वॉज टू लेट. शी कुड नॉट टॉलरेट द ट्रॉमा दैट वॉज देयर थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी. जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो ट्रॉमा उसने फेस किया, वो जो एक इमोशनल ट्रॉमा था, वो एक टेंशन जो थी, सफोकेशन जो थी, उसने उसको इतना वीक बना दिया कि वो शी सकम्ड टू द डिलीवरी. वो डिलीवरी से मतलब उबर नहीं पाई. और द बेबी वॉज हेल्दी, बेबी वॉज ओके, everything was okay. Before she died, she was satisfied, she was contented. In fact, after she told her husband, जब हस्बैंड को पता चला कि बेबी की 6 उंगली हैं, और फिर उसको सेटिस्फैक्शन हो गया कि हाँ, यू वर नॉट टेलिंग लाई. तो एटलीस्ट शी डाइड इन पीस. लेकिन डाइड इन पीस इन हर मैच्योर एज बिकॉज ऑफ द हेलिश कंडीशन दैट यू क्रिएटेड आउट ऑफ द फुलिश सस्पिशन. इसका कौन जवाब देगा, इसका कौन जिम्मेदार हो? तुम सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन उस सेटिस्फाई होने में क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ी? उसकी लाइफ की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. नाउ यू आर सेटिस्फाइड दैट योर वाइफ वॉज नॉट इनफिडल, बट योर वाइफ इज नॉट देयर एट द एंड. अल्टीमेटली वाइफ तो है ही नहीं आपके साथ. ये उसी तरह की बात हुई जैसे कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सस्पिशन and the rage, the wrath, the anger created by this suspicion, Othello killed Desdemona, and later on he was rather regretful. बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ और इतना गिल्ट रिडन फील हुआ कि ही किल्ड हिमसेल्फ. अपनी भी ट्रेजिक, वहाँ पर तो अपनी ट्रेजेडी को उसने खुद चुना, लेकिन यहाँ पर उमेश ने कुछ नहीं चुना. मतलब ही रिमेन्ड सेटिस्फाइड ओनली. ही बिहेव्ड अ टिपिकल मैन. व्हाट मैटर्ड मोस्ट टू हिम वॉज द फिडिलिटी ऑफ हिज वाइफ. उससे ज़्यादा शायद उसके लिए इंपॉर्टेंट कुछ था ही नहीं. यहाँ पर ये स्टोरी फिर एंड हो जाती है. तो जितनी भी थीम्स अभी डिस्कस की, वो सारी थीम्स इस स्टोरी में आपको मिल जाएंगे. नाउ यू रीड द स्टोरी एंड गेट टू नो हाउ दीज इश्यूज आर वेरी कॉमन. और ये जो बातें की गई हैं, ये बड़ी कॉमनली आपको हर किसी की लाइफ में मिल जाएंगे. ये जो इश्यूज थे वो कॉमनली आपको हस्बैंड वाइफ की लाइफ में मिल जाएंगे, और पर्टिकुलरली तब जब वाइफ हैपन्स टू बी अ वर्किंग वुमन एंड अ हैप्पी वुमन एंड अ मॉडर्न वुमन, अ वुमन ऑफ फ्री स्पिरिटेडनेस, फ्रैंकनेस. तब ये चीज़ें आपको ज़्यादा उस घर में, उस फैमिली में मिल जाएंगी. और लास्ट में अंत कैसा होता है उस रिलेशनशिप का, या तो वो सेपरेशन, डिवोर्स, या फिर वो डेथ ऑफ वन ऑफ द स्पाउस. दिस काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप ends in a failure of the relationship, failure of the love. So that is all for now. Hopefully you understood the story. So read the story in order to better understand the emotions or the emotional trauma that the lady suffered, Sneha suffered. So like and share this video among your friends and subscribe to the channel so that you keep receiving these videos at the earliest. Thank you so much.